कभी कभी मुझे लगता है कुछ जगहें सिर्फ मैप्स पर होती है और कुछ कहानियों में। त्रिपुरा शायद उन दोनों के बीच बसा हुआ एक ऐसा राज्य है जहाँ हर सुबह बादल पहाड़ों को जगाते हैं, जहाँ हर नदी अपने साथ एक पुरानी लोक कथा लेकर चलती है, जहाँ हर जंगल अपने अंदर सदियों पुराने राज संभाले बैठा है और जहाँ पत्थर भी कभी कभी इंसानों से ज़्यादा कहानियाँ सुना देते हैं। प्रशी दिले नमस्ते, मैं हूँ यिमा यांगचिन। वेलकम टू सेवन सिस्टर्स। सबसे पहले मैं आप सब से दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पिछले एक महीने में आप सब ने सेवन सिस्टर्स को जितना प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया कहना भी शायद कम होगा। मैं रोज आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जब भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग ये लिखते हैं कि अब उनकी नोटिस को देखने की सोच बदल रही है, तो यकीन मानिए मेरे लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। अपने ही देश के कुछ कोने आज भी हमारे लिए एक अनसुनी कहानी की तरह है। एक ऐसा राज्य जिसे देखना आसान है लेकिन समझना उतना ही मुश्किल। त्रिपुरा। Tripura, land of timeless stories. Tripura, where legends begin. मैप पर देखें तो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा राज्य है, लेकिन इसके इतिहास के पन्ने खोलिए तो ये राज्य एक अलग ही दुनिया बन जाता है। एक दुनिया जहाँ राजाओं की कहानियाँ हैं, देवी देवताओं की कहानियाँ हैं, जनजातीय परंपराएं हैं, लोक कथाएं हैं और एक ऐसा इतिहास जिसने इस छोटी सी धरती को असाधारण बना दिया। Tripura, land of timeless stories. Tripura, where legends begin. आज भी त्रिपुरा नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मान्यताएं और इतिहासकारों की अलग अलग राय मिलती है। एक मान्यता के अनुसार इस राज्य का नाम माँ त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ा हुआ है, जिनकी आराधना यहाँ सदियों से होती आ रही है। एक दूसरी परंपरा इसका संबंध त्रिपुर नाम के एक प्राचीन राजा से जोड़ती है और कुछ इतिहासकार मानती है कि त्रिपुरा का संबंध यहाँ की इंडिजिनस लोगों की प्राचीन पहचान त्रिपुरा से है। कोकबोरक भाषा में तुई का अर्थ होता है पानी और प्रा का अर्थ होता है लोग, यानी पानी के पास रहने वाले लोग। और अगर आप त्रिपुरा को देखें तो ये नाम बिल्कुल सही लगता है। नदियाँ, झीलें, झरने और हरियाली जैसे इस धरती की पहचान ही बन गए हो। सच चाहे जो भी हो, एक बात जरूर है, त्रिपुरा की पहचान सिर्फ एक कहानी से नहीं बनी। ये उन सब कहानियों का संगम है जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। इन्हीं कहानियों के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, माणिक्य। लगभग कई सदियों तक माणिक्य राजवंश ने त्रिपुरा पर शासन किया। ये सिर्फ एक राजवंश नहीं था, ये त्रिपुरा की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। समय बदलता गया, सल्तनतें आई, साम्राज्य बदले, ब्रिटिश भारत में आए, लेकिन त्रिपुरा की राजगद्दी पर माणिक्य वंश अपनी अलग पहचान के साथ बना रहा। अगरतला, आज का त्रिपुरा, और इसी अगरतला के बीच शानदार तरीके से खड़ा है उज्जैनता पैलेस। सफेद दीवारें, बड़े गुंबद, खुले लॉन्स और शांत माहौल। इस महल को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कभी यहाँ एक शाही दौर हुआ करता था। लेकिन हर महल सिर्फ शान की कहानी नहीं सुनाता। वक्त बदलता है, राज बदलते हैं
और इमारतें इतिहास की गवाह बन जाती है। 1949 में जब त्रिपुरा ने भारत के साथ विलय किया, तब एक नया चैप्टर शुरू हुआ, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। और आज यही उज्जैनता पैलेस त्रिपुरा की ऐतिहासिक विरासत को संभाले हुए खड़ा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि त्रिपुरा का सबसे खूबसूरत महल यही है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि इसी राज्य ने एक और ऐसा महल बनाया जिसे देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता। नीर महल रुद्र सागर झील के बीच खड़ा हुआ ये महल दूर से किसी सपने जैसा लगता है। पानी में उसकी परछाई, हवा की हल्की सी लहर और आसपास की खामोशी जैसे वक्त को धीमा कर देती है। कहते हैं इस महल की रचना में मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर की झलक भी देखने को मिलती है। लेकिन उसके चारों तरफ फैली त्रिपुरा की प्रकृति उसे एक बिल्कुल अलग पहचान देती है। लेकिन त्रिपुरा के असली पहचान ना सिर्फ उसके महलों में है, ना ही उसके राजाओं में। इस धरती की सबसे गहरी पहचान उसकी आस्था में छुपी है। एक ऐसी आस्था जिसने इस राज्य को उसका नाम दिया। माँ त्रिपुरा सुंदरी की कहानी। आज भी देश भर से हजारों श्रद्धालु त्रिपुरा के उदयपुर शहर में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी। मान्यता है कि माँ सती के दाहिने पैर का अंगूठा यही गिरा था। इसी वजह से सदियों से ये स्थान आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो शायद ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही नाम लेंगे, उन्नकोटी। जब आप घने जंगलों के बीच इन पहाड़ियों तक पहुंचते हैं, तो अचानक पत्थरों से उभरते हुए विशाल चेहरे नजर आते हैं। ओम नमः शिवाय। लगभग 30 फुट ऊंचा भगवान शिव का रूप, उनके आसपास गणेश जी, देवियों के रूप और अनेक शिल्प जो आज भी समय की कसौटी पर खड़े हैं। लेकिन इन मूर्तियों के पीछे दो लोक कथाएं सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। पहली कहानी के अनुसार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने इन पहाड़ियों पर विश्राम किया। उन्होंने सबसे कहा कि सूर्योदय से पहले सबको उठना होगा। लेकिन अगले सुबह सिर्फ शिव जी ही जागे, बाकी सब सोते रह गए। हर हर महादेव। और मान्यता है कि उनकी क्रोध से सब पत्थर बन गए। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा उन्नकोटी। 1 करोड़ में एक कम। एक दूसरी लोक कथा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कालू कुमार नाम का एक महान शिल्पकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी इच्छा थी कि वो शिव जी के साथ कैलाश जाए। एक सपना। भगवान शिव ने कहा, अगर तुम एक ही रात में 1 करोड़ मूर्तियाँ बना दोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एक संकल्प। कालू कुमार ने पूरी रात बिना रुके काम किया। पत्थर बोले, हाथ न थके। लेकिन सुबह होने तक एक मूर्ति कम रह गई और उसका सपना अधूरा रह गया। आज इन दोनों कहानियों का
कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यही लोक कथाएं उन्नकोटी को सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी बना देती है। लेकिन त्रिपुरा के राज यही खत्म नहीं होते। घने जंगलों के बीच एक और जगह है जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं, नदी का सहारा लेना पड़ता है। चावीमोरा। कई लोग इस जगह को अमेज़न ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाते हैं। जब नाव घूमती नदी के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है तो दोनों तरफ सीधे खड़ी पहाड़ियाँ और उन पर छाए घने जंगल एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। और फिर अचानक पहाड़ की दीवार पर एक विशाल मूर्ति नजर आती है, माँ दुर्गा का एक अद्भुत रूप। ये त्रिपुरा की कल्पना, कला और आस्था का एक जीवंत प्रमाण है। लेकिन गोमती नदी सिर्फ इन चट्टानों की वजह से खास नहीं है। इसकी पानी में एक और कहानी बहती है, रायमा और सायमा की कहानी। त्रिपुरी लोक परंपरा के अनुसार रायमा और सायमा दो बहनें थी। एक दिन जब दोनों जंगल में झूम खेती का काम कर रही थी, तब अचानक एक भयानक तूफान आ गया। बारिश से बचने के लिए उनके पास कोई पनाह नहीं थी। अपनी छोटी बहन को ठंड से कांपते देख रायमा ने एक वचन लिया, जो भी इस भयंकर तूफान में हमें शरण देगा, चाहे वो इंसान हो या कोई और जीव, मैं उसी से विवाह करूंगी। अगले दिन उन्हें जंगल के बीच एक नया बेम्बू का घर नजर आया। लोक परंपरा के अनुसार उसे एक विशाल अजगर ने बनाया था। रायमा ने अपना वचन निभाया और उस अजगर से विवाह कर लिया। एक वचन। समय के साथ वही अजगर उसका जीवन साथी बन गया और रायमा को उससे सच्चा प्रेम हो गया। एक प्रेम। लेकिन जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में उस अजगर को मार दिया। अपने जीवन साथी को खोने का दर्द रायमा सह न सकी। मान्यता है कि उसकी आंसू से एक नदी बन गई, जिसे रायमा नदी के नाम से याद किया जाता है। बाद में सायमा की कहानी भी एक और नदी से जुड़ी। और आज भी लोग कहते हैं कि रायमा और सायमा आखिरकार गोमती की धारा में आ मिलती है। आज भी त्रिपुरा की पहचान उसके लोगों से ही बनती है। यहाँ कई इंडिजिनस कम्युनिटीज रहती है। त्रिपुरी, रियांग, जामटिया, चकमा और कई अन्य समुदाय जिन्होंने सदियों से अपनी परंपराओं को संभाल कर रखा है। हर कम्युनिटी की अपनी भाषा है, अपनी लोक कथाएं है, अपने गीत है, अपने त्योहार है और अपनी एक अलग पहचान है। त्रिपुरा की जिंदगी में बांस का भी एक खास स्थान है। यहाँ बांस सिर्फ एक पौधा नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। घर, हाथ से बने सामान, संगीत के साज और अनेक कलाएं बांस के बिना अधूरी है। त्रिपुरा अपनी परंपराओं को संभालते हुए आज की दुनिया के साथ भी कदम मिलाकर चल रहा है। अगर आज का सफर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और याद रखें, भारत की खूबसूरती हमारी अलग अलग पहचान में नहीं, उन सब को एक साथ जोड़ने वाले डोर में बसती है। नमस्ते, तशी दिले और जय हिंद।